नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में भारत के किसी प्रधानमंत्री के लिए बेशुमार दीवानगी देखी गई। पहली बार किसी पीएम ने हाथ में थामा झाड़ू। पहली बार टीवी के दौर में रेडियो पर पीएम ने की मन की बात। पहली बार कूटनीति में पड़ोसियों को ऐसी प्राथमिकता दी गई। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई ऐसी चीजें की हैं जो पहली बार हुई हैं। अगले 1 घंटे में हम आपको ऐसी ही बातें बताएंगे। सबसे पहले 20,000 फीट पर एक पीएम की दीवानी। आपको बिना बताए आपका मेहमान बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच मेहमान कैसे बन सकता हूं, और इसलिए मेरी इच्छा थी कि बिना बताए ही आपके बीच आ जाऊं। ऐसा पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने त्योहार मनाने के लिए दुनिया के इस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र को चुना। सियाचिन एक ऐसा ग्लेशियर है जहां पारा 0 से 50 डिग्री नीचे तक गिर जाता है, जहां सैनिक दिन रात 22,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी सरहद की रक्षा करते हैं जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं। दुर्गम पहाड़ियों का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े क्रेवास भी हैं, बर्फ का भी सामना करना पड़ता है, ठंडी भी काफ़ी है। सियाचिन ग्लेशियर एक सबसे मुश्किलात जगह है जहां इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है। तो इन मुश्किलातों से निपटने के लिए, जैसे मुश्किलातें हो गई, एवलांचेस आते हैं, यहाँ का वेदर टेम्परेचर जो कि -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही हालात को परखने, सैनिकों के हाल को समझने, हौसले को और हौसला देने बर्फ की उन खूंखार पहाड़ियों के बीच पहुंचे। ऐसी परिस्थितियों में चौकसी का ही नतीजा है कि हम देशवासी बेफिक्र दिवाली मनाते हैं। पीएम ने देश का संदेश उन पराक्रमी प्रहरियों को दिया। इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच, ये श्वेत चद्दर के बीच न कोई दिया जलाने की संभावना है। ऐसी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को खपा रहे हैं। यूं तो 2005 में मनमोहन सिंह सियाचिन पहुंचने वाले हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। 2007 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी वहां पहुंचे। लेकिन दीपावली के त्योहार पर सैनिकों का साथ देने इससे पहले कोई भी नहीं गया था। अपनी जिंदगी देशवासियों की खुशी के लिए आप न्योछावर कर रहे हैं। एक ही सपना लेकर के, एक ही संकल्प लेकर के, और वो भारत माता की जय। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा इलाका है जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सरहद को लेकर स्पष्टता की कमी थी। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए कब्जे की कोशिश की। तब 1984 में हिंदुस्तान को ऑपरेशन मेघदूत शुरू करना पड़ा था। तब से लेकर 1999 तक यहां कई दफा लड़ाई हुई। 2003 में युद्ध विराम का ऐलान तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान की मौका परस्ती देखते हुए पोस्ट छोड़ना मुमकिन नहीं था। सियाचिन में दोनों ओर करीब 2000 सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन मौसम ने दुश्मन से ज्यादा जाने ली। दुनिया का एक दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र है जहां भारत की सेना के जवान तैनात है। विश्व में कहीं पर भी इतनी कठिनाइयों वाला क्षेत्र नहीं है। विश्व में कहीं पर भी -30, -40 डिग्री टेम्परेचर में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को तैनात रखने का सौभाग्य विश्व में किसी को नहीं मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक दफा सियाचिन को दोस्ती की पहाड़ी बना देने की उम्मीद ठान ली थी। तब इस बात की आशंका उठी
कि कहीं शांति के नाम पर एक ऐसा इलाका पाकिस्तान से बांट न लिया जाए जिसके लिए भारतीय सैनिकों ने खून बहाया। कूटनीति की थाली पर शौर्य फिर न परोस दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का सियाचिन दौरा ये संकेत है कि समूचा हिंदुस्तान फौज के बलिदान के साथ है। पाकिस्तान जो बाढ़ से पीड़ित लोग जम्मू कश्मीर के हैं उन पर गोलियां बरसा रही थी, गोलियों की सौगात दे रही थी। और आज दिवाली का दिन है। दिवाली के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो जम्मू कश्मीर के बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनमें भरोसे और विश्वास और सुरक्षा का दीप जला रहे हैं। दीपावली के त्योहार पर सैनिकों के साथ वक्त बिताने के बाद प्रधानमंत्री श्रीनगर के बाढ़ पीड़ितों के पास भी पहुंचे, उनके लिए खास मदद का ऐलान किया। ऐसा पहली बार हुआ कि त्योहार का जश्न छोड़कर कोई प्रधानमंत्री दर्द बांट रहा था। हालांकि सीएम रहते हुए भी उन्होंने अपनी पहली दिवाली गुजरात के भूकंप पीड़ितों के साथ बिताई थी। अनेक परिवारों के अनेक दीप बुझ गए हैं। उनके बीच दिन बताएंगे, उनके दुख में सहभाग करेंगे। सरहद का वो सर्द दिन दिवाली पर गर्मजोशी के दिए से जगमग था। वहां से 300 किलोमीटर दूर जम्मू में पाकिस्तान फिर युद्ध विराम को छलनी कर रहा था, लेकिन पीएम की पहली दिवाली पर सेना एक नए जोश से आश्वस्त थी। ऐसा पहली बार हुआ है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से सरहद का सन्नाटा कई दफा टूटा है। पीएम ने सेना को पलटवार की आजादी तो दी, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखा। हालांकि इस बात को मानना पड़ेगा कि पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के साथ ही रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू कर दी थी। और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, मोदी की कूटनीति में सभी पड़ोसी प्राथमिकता थे। नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। लोकतंत्र के इस समारोह में आंखें कई सितारों पर बरबस ठहर जाती थी, लेकिन जो पहली बार हुआ था वो ये कि सार्क के सभी देशों को इस शपथ ग्रहण का निमंत्रण भेजा गया था। जिस पाकिस्तान को चुनावी मंच से मोदी ने बार बार चुनौती दी थी, उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी। I want to say that I'm very pleased to be in New Delhi at the invitation of Prime Minister Modi. Yesterday I attended his oath-taking ceremony. He invited me and I felt great pleasure in responding positively, and I also feel privileged to be here in Delhi after a very long time. ऐसा पहली बार हुआ था कि दुनिया के दिग्गज देशों से पहले भूटान और नेपाल सरीखे पड़ोसियों को याद किया गया था। मौजूदा परिवेश में ऐसा पहली बार हुआ था कि ताकतवर पड़ोसियों को पीएम के दौरे का इंतजार करना पड़ा। पीएम दूसरे देशों से खुद को होने वाले फायदे से पहले उनको खुद की अहमियत दिखाने निकल पड़े थे। हम इतने पास में हैं, आप और बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं है। आते आते 17 साल लग गए। यह करता है। मैं आपको वादा करता हूं अब ऐसा नहीं होगा। और मैं तो कुछ ही महीनों में वापस आ रहा हूं सार्क समिट के समय, और मैंने उस समय तय किया है कि मैं उस समय जब आऊंगा तो राजा जनक को भी नमन करने जाऊंगा और भगवान बुद्ध को भी नमन करने जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लीक से हटकर चलने की कोशिश की है। विरोधियों ने मंशा को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। याद कीजिए, क्या ऐसी सहजता से किसी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री को विदेशी जमीन पर धूम मचाते देखा है? जापान में मोदी का ये रंग कमाल का था। आज भारत में रेड टैप नहीं, रेड कारपेट है, और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। हमने इतना ईज ऑफ बिजनेस के लिए इतने सारे नए रेगुलेशंस को लिबरल कर दिया है। 経済協力に関しては日本の隊員投資の
対インド投資の飛躍的増大、具体的には5年間で対イン投資及び日印進出企業数を倍増させることを。मोदी की कूटनीति सांकेतिक हो सकती है पर सार्थक भी है। अमेरिका में पहली बार की वो दीवानगी हम आगे दिखाएंगे, लेकिन चीनी राष्ट्रपति का वो दौरा याद कीजिए। ये पहली बार हुआ कि कोई राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आया और दिल्ली से अलग किसी शहर को मेजबानी का मौका मिला। और मेजबानी भी कैसी गजब की कि एक पीएम गाइड बन गया। नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को साबरमती आश्रम का इतिहास बताया, नदी किनारे टहलते हुए बेबाक बातचीत की। समझौतों और घोषणाएं यह दिखाते हैं कि अपनी साझेदारी को बढ़ाने में हम लोगों के बीच संपर्क और कल्चर, टूरिज्म और आर्ट को केंद्र बिंदु मानते हैं। ये बेतकल्लुफ कूटनीति कितनी सफल है, ये एक झटके में समझना मुश्किल है। ये एक प्रधानमंत्री का रिश्तों में निवेश है, जिसमें दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया से ही आगे का रास्ता तय होगा। मगर उनका क्या जिनके पास टीवी नहीं? उनका क्या जिनके पास टीवी तो छोड़िए, टीवी का सिग्नल तक नहीं जाता? सरहद पर सेना से लेकर फुटपाथ पर रिक्शा चालकों तक का क्या ये हक नहीं कि वो अपने और भारत के भविष्य के बारे में जाने समझे? प्रधानमंत्री ने इसके लिए कोशिश की। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए ये पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने खेत खलिहान से लेकर सरहद तक खुद को पहुंचाने का काम किया है। रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा। विजयी होंगे, सफल होंगे, और हमारा राष्ट्र भी विजयी होगा, सफल होगा। जैसा जैसा मन में आता जाएगा, भविष्य में जरूर आपसे बातें करता रहूंगा। दिल्ली एशियन गेम्स, ये वो साल था जब भारत के मध्यम वर्गीय घरों तक टेलीविजन पहुंच गया और इसके साथ ही राजनेताओं की प्राथमिकताएं बदल गईं। टेलीविजन आगे बढ़ा और बड़ा भाई रेडियो पीछे रह गया। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। संचार के सबसे सरल माध्यम को सबसे जोड़ने का जरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। यूं तो इस तरह के प्रयोग अमेरिका में 1938 से चल रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा भी रेडियो के जरिए अपने देशवासियों से जुड़ते हैं, मगर वो स्केल बहुत छोटा है। भारत में प्रधानमंत्री का भाषण एक साथ देश के सभी स्टेशनों के जरिए जन मन तक पहुंचता है। इस संदेश में प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक बात नहीं करते, वो सबको सबसे जोड़ रहे हैं। किस्से, कहानियों के जरिए इस संदेश को वो रोचक बनाते हैं ताकि बातें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के दिल में उतर सके। दरअसल प्रधानमंत्री विकास को जन आंदोलन बनाना चाहते हैं ताकि देश के हर कोने में यह बयार पहुंचे। इससे बढ़कर मोदी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि अगर देश के कोने कोने तक पहुंचना है तो उस ट्रांजिस्टर से जुड़ना होगा जिससे वो शख्स भी जुड़ा है जिसके पास दूसरा कोई साधन नहीं। प्रधानमंत्री का अगला रेडियो संदेश 2 नवंबर को प्रसारित होगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि तड़क भड़क और दिखावे के इस जमाने में टेलीविजन के इस दौर में आवाज पहचान है, शब्द पहलवान है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमारी भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है, और फिर जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उस आत्मसम्मान को लेकर के, अपनी सही पहचान को लेकर के हम चल पड़ेंगे तो विजयी होंगे, सफल होंगे, और हमारा राष्ट्र भी विजयी होगा, सफल होगा। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि पहली बार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे एक साथ कैसे जुड़ गए।